नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का वीडियो गुरु के आज के सेशन में। आज हम यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट डिस्कस करेंगे। हमने जब प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था वहां पर डिस्कस किया था इंडियन नेशनल मूवमेंट पार्ट नंबर 1, और पार्ट नंबर 1 में हमने 1905 से लेकर के और 1916 तक का, यानी कि हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल से लेकर के होम रूल लीग मूवमेंट 1916 तक डिस्कस किया। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इसके आगे की इवेंट्स, यानी कि जैसे जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट चलता रहेगा, एक बड़ा घटना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत की आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया गया, एक लंबी प्रक्रिया है। तो उसको अगर हम लोग ईयर वाइज डिस्कस करते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो यही हमारा पर्पस है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमने बहुत सारे पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। तो आज हम यहाँ पर सेकेंड पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि 16 तक तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो गांधी जी का यहाँ पर जो पहला मूवमेंट है वो चंपारण मूवमेंट है। बेसिकली चंपारण मूवमेंट गांधी जी का है, तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे जरूर। देखिए, गांधी जी के बारे में बात करते हैं तो गांधी जी का पूरा नाम सारे लोग जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था। 1869 में इनका जन्म हुआ। उसके बाद में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की। उसके बाद में यहाँ पर प्रैक्टिस करने लगे। फिर क्या हुआ, कपड़ा के व्यापारी थे एक दादा अब्दुल्ला, उनके केस के सिलसिले में उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। जब साउथ अफ्रीका जाना पड़ा तो वहाँ पर गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत भेदभाव था। तो जब गांधी जी ने इस भेदभाव को देखा तो गांधी जी ने उसका विरोध किया, और गांधी जी का जो रियल मूवमेंट है वो बेसिकली शुरू हो जाता है कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। और जब भी कोई हिंदुस्तानी अगर किसी भी देश में कोई ऐसा काम करेगा जिससे बहुत ज़्यादा फेमटी होगी, प्रसिद्धि होगी, कोई नाम होने वाला काम होगा, तो ठीक वैसा ही उस समय गांधी जी के साथ हुआ। गांधी जी को सारे विश्व में लोग जानने लगे, और उसी समय गांधी जी उसके कुछ समय बाद 9 जनवरी 1915 को इंडिया आए। इसीलिए 9 जनवरी को हर एक साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जब गांधी जी यहाँ पर आए तो उसी समय यहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा है, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी जो सबसे पहले प्रोसीड करते हैं, जो सबसे पहले नेतृत्व करते हैं, वो करते हैं 1917 में। कब करते हैं? 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। ये चंपारण सत्याग्रह बेसिकली है क्या, ऐसे समझेंगे। अब चंपारण में है क्या? द चंपारण सत्याग्रह ऑफ 1917 was the first सत्याग्रह मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, जो कि गांधी जी से प्रेरित पहला सत्याग्रह था। इसमें हुआ क्या, यहां पर एक समस्या थी कि अंग्रेजों ने एक फरमान जारी किया। वो फरमान था इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन मतलब नील की खेती। उन्होंने हर एक किसान से कहा कि अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी है। अब नील की खेती करनी है, जो 3/20 है, इसको नाम दिया गया तिनकठिया। याद रखिएगा इसको नाम दिया गया तिनकठिया पद्धति। ये नील की खेती करने के लिए कहा गया। अब नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों ने फरमान जारी किया। अब नील की खेती करने से 2 निगेटिविटी हैं। पहली निगेटिविटी क्या है कि नील की खेती करने से जमीन बंजर होने की संभावना है। दूसरी निगेटिविटी क्या है, नील की खेती एक लंबे समय तक होगी तो जमीन ऑक्युपाइड रहेगी और कोई फसल किसान नहीं बो पाएगा। तो करेगा किसान अपने लोकल लीडर के पास आया, और वहां पर लोकल लीडर हैं किसानों के, उनका नाम है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला वाज द लोकल लीडर ऑफ चंपारण। और जब सारे किसान उनके पास गए तो उन्होंने गांधी जी को अपने यहाँ चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए इनवाइट किया। यहां तक समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से हम देख लेते हैं इसको। यानी कि गांधी जी आ गए अब चंपारण, ठीक है। इट वॉज फेमस अपराइजिंग टेक टुक प्लेस इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। द फार्मर्स वर प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द ग्रो इंडिगो विद वार्ले एनी पेमेंट फॉर इट। यानी कि उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर हम नील की खेती नहीं करेंगे, चाहे हमको नील उगाने के लिए कितना भी भुगतान दिया जाए। और नील
उगाने का उन लोगों ने विरोध किया। ठीक है ना। गांधी जी जब यहाँ पर आए तो उन लोगों ने, गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और अंग्रेज सरकार को अपनी नील की खेती का जो फरमान था उसको वापस लेना पड़ता है और गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया भारत में पहला सफल आंदोलन कौन सा हो जाता है? चंपारण। तो देखिए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा चंपारण कहां पर है? बिहार में। कब हुआ? तो 1917। चंपारण आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो गांधी जी द्वारा नहीं चलाया गया, गांधी जी ने केवल नेतृत्व किया है। ठीक है ना। और राजकुमार शुक्ल का नाम पूछा जा सकता है, वहां पर किसानों के स्थानीय नेता कौन है? तो आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल। उसके बाद में गांधी जी का सेकेंड मूवमेंट जो गांधी जी के द्वारा लीड किया गया वो है अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अहमदाबाद मिल मूवमेंट के बारे में जानते हैं। यहां पर हम समझ सकते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक यहां पर था क्या? बेसिकली 1918 डेट याद रखेंगे, ऐसे समझिए। मिल मालिक हैं और मजदूर हैं। ठीक है, मिल मालिक हैं और मजदूर हैं। ये जो मिल मालिक और मजदूरों के बीच में ये जो कंट्रोवर्सी है, विवाद है, किस बात को लेकर है? मजदूरी बढ़ाने को लेकर के और प्लेग बोनस को लेकर के। ठीक है। अब सारे किसानों ने कहा कि हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए और प्लेग बोनस बढ़ाया जाए। इस बात को लेकर के सारे मजदूर हड़ताल पर चले गए और यानी कि जब हड़ताल पर चले गए तो स्ट्राइक हो गई, हड़ताल हो गई और सारे मजदूरों ने गांधी जी को अपना नेता चुना और गांधी जी पहली बार इसी आंदोलन में अनशन पर बैठे। याद रखिएगा, गांधी जी पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे? पहली बार भूख हड़ताल पर कब बैठे? तो आंसर होगा आपका अहमदाबाद मिल मूवमेंट। बात क्लियर हो गई। यानी कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 was one of the initial movement led by Gandhi ji and beginning of the 20th century after his returning from South Africa या return from South Africa। यानी कि 20वीं सदी की शुरुआत में गांधी जी की अगुवाई में ये आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहां पर ऐसा क्या हुआ था तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं देयर वर कंट्रोवर्सी बिटवीन फैक्ट्री ओनर्स एंड लेबर्स अबाउट इंक्रीजिंग लेबर चार्ज एंड अबाउट प्लेग बोनस। ठीक है ना। तो इसमें भी जब गांधी जी ने नेतृत्व किया तो अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और सारे मजदूरों को बोनस देने की बात कही गई और गांधी जी का ये एक सफल मूवमेंट रहा। अब यहां पर देखिए जो हमने बताया, इन मार्च 1918 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी देयर वर अ स्ट्राइक इन कॉटन मिल्स। गांधी जी यूज टू वेपन ऑफ हंगर स्ट्राइक। गांधी जी ने इसी आंदोलन में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है खेड़ा। बेसिकली खेड़ा क्या है? खेड़ा इज अ प्लेस। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरीके से खेड़ा आंदोलन का ये पिक्चर दिया गया है। अब खेड़ा में हुआ क्या? देखिए मार्च 18 में गांधी जी वर्क फॉर पीजेंट। गांधी जी किसानों के लिए काम करते हैं। कहां के किसानों के लिए? ऑफ खेड़ा। खेड़ा है कहां पर? गुजरात में। हु वर फेसिंग डिफिकल्टीज इन पेइंग द टैक्स ओइंग टू द फेलियर ऑफ क्रॉप। यानी कि यहां पर क्या हो गया? फसल खराब हो गई। खेड़ा में क्या हो गया? फसल खराब। अब जब फसल खराब है तो किसान टैक्स कैसे देगा? टैक्स देने में एबल नहीं है, टैक्स देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जब फसल खराब हो गई तो टैक्स कहां से देगा? तो अंग्रेजों ने जबरन लगान वसूली की। इस जबरन फोर्सफुली टैक्स का विरोध किया गया और सारे के सारे वहां के किसानों ने गांधी जी को अपना नेता चुना और जब गांधी जी ने इस आंदोलन को लीड किया तो फाइनली वही हुआ कि अंग्रेज सरकार को ये जो जबरन लगान वसूली है इसका आदेश अपना वापस लेना पड़ा और गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया तीसरा सफल मूवमेंट कौन सा होता है? खेड़ा। याद रखिएगा, समझ रहे हैं ना ये बात? यानी कि फसलों की विफलता के कारण टैक्स करने में समस्याएं थी, इसीलिए वहां के किसानों ने आंदोलन चलाया। ये बात समझ में आ गई?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, खेड़ा के बारे में एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि 1918 का खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश राज्य की अवधि के दौरान भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। तो इसको खेड़ा, जब गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो सत्याग्रह हो गया। सत्याग्रह के मतलब समझते हैं ना, सत्य के लिए आग्रह। क्या होना चाहिए? सत्य के लिए आग्रह। जितने भी मूवमेंट्स हैं सब स्टार्ट हुए आंदोलन के रूप में, बट जैसे ही गांधी जी हो उसमें ऐड हो गए, जुड़ गए उसके साथ में, तो क्या हो गया, वो फिर सत्याग्रह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं रॉलेट एक्ट की। इसके बाद में एक एक्ट आया 1919 में, इसको याद रखेंगे डेट। बेसिकली ये एक एक्ट है, इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से, एक देखिए आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं। उस समय ये रॉलेट एक्ट के बारे में अखबार में छपा हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉलेट एक्ट। ये रॉलेट एक्ट है क्या? गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह का आह्वान किया और ये पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन का निर्णय है। ऐसा है क्या इसमें आखिरकार, इसको समझ लेते हैं। देखिए, एक सिडनी रॉलेट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक एक्ट बनाया, वो रॉलेट एक्ट था। इसमें क्या था कि ब्रिटिश पुलिस किसी को भी कहीं अरेस्ट कर सकती थी, और जब अरेस्ट करती थी तो अरेस्ट किए गए पर्सन को ना ही अपने बारे में कोई दलील देने का अधिकार है, ना ही कोई अपील करने का अधिकार है, ना ही कोई वकील हायर करने का अधिकार है। तो इसलिए इस एक्ट को नो दलील, नो अपील और नो वकील एक्ट कहा गया। यानी कि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, तो इसलिए इसको एक ब्लैक एक्ट के नाम से भी जाना लगा। तो अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे ब्लैक एक्ट। दूसरा, नो दलील, नो अपील और नो अपील एक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है ना? तो डेट याद रखना है, 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया गया। तो पहली बार राष्ट्रवादी आंदोलन का निर्णय इसमें लिया गया। जैसा कि हमने बताया, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, तो इसलिए इस कानून को काला कानून या ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा हमने बताया, दिस एक्ट नोन एज नो दलील, नो अपील एंड नो वकील एक्ट, यानी कि इसको नो दलील, नो अपील और नो वकील एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। अब इसी एक्ट का विरोध कर रहे थे 2 पर्सन, यानी कि सारे पूरे भारत में विरोध था, लेकिन पंजाब में सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल इसी एक्ट का विरोध करते हुए अरेस्ट किए गए। तो उनको छुड़ाने के लिए शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, लेकिन जनरल डायर नामक व्यक्ति ने वहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। जब उसने गोलियां चलाई, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे वहां पर लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। और ये घटना भारत के इतिहास में जलियांवाला बाग मैस्केयर या जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानी जाती है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। सबसे पहले तो जलियांवाला बाग नरसंहार का अगर कभी आपसे डेट पूछा जाएगा तो इसका एग्जैक्ट डेट है 13 अप्रैल 1919। ये आपको याद रखना है। यानी कि द जलियांवाला बाग मैस्केयर ऑल्सो नोन एज द अमृतसर, यानी कि इसको अमृतसर कांड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना? अमृतसर मैस्केयर या अमृतसर जलियांवाला बाग मैस्केयर एक ही बात है। ऑन 13 अप्रैल 1939, डेट आपको याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को, when troops of the British Army under the command of Sir Michael Francis O'Dwyer fired, यानी कि जब सर माइकल फ्रांसिस ओडायर की कमान में ब्रिटिश सेना के सैनिकों ने गोलाबारी की, और जब गोलाबारी की तो वहां पर सारे लोग लगभग मारे गए। द सिविलियंस ऑफ पंजाब हैड असेंबल्ड टू कंडेम द अरेस्ट एंड, आप देख सकते हो यहां पर, देखिए, अरेस्ट एंड डिपोर्टेशन ऑफ द 2 लोकल लीडर्स डॉक्टर सतपाल एंड सैफुद्दीन किचलू।
यानी कि पंजाब के दो स्थानीय नेता हैं सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, इनकी जो गिरफ्तार किया गया, इनको रिहाई के लिए ही ये अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। और वहां पर एक हंसराज नाम का व्यक्ति होता है जो कि गद्दार कह सकते हैं, उसने जाकर के सूचना अंग्रेजों को देता है और वहीं पर जनरल डायर आता है अपने पूरे लाव लश्कर के साथ में और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दे देता है, जिससे लगभग सारे लोग मारे जाते हैं। ये घटना जलियांवाला बाग कांड के नाम से जानी जाती है। जब यह घटना हो जाती है तो इसका बहुत विरोध होता है। इसी विरोध के रूप में, प्रतीक के रूप में, रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न्स नाइटहुड अवार्ड, इन्होंने अपनी नाइटहुड की जो अवार्ड था या टाइटल था वो अंग्रेजों को वापस कर दिया। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि कब वापस की थी, तो आंसर क्या होगा, जलियांवाला बाग के विरोध में नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। अब जब इसकी बहुत आलोचना हुई तो एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी को बोलते हैं हंटर कमेटी। द जलियांवाला बाग मैस्केयर was followed the establishment of non-official inquiry committee that was Hunter Committee। कौन सी कमेटी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हंटर कमेटी किसकी जांच के लिए बनाई गई थी, तो आंसर आपका क्या होगा, जलियांवाला बाग मैस्केयर। अब अगर कभी इसमें आपसे पूछा जाए कितने मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हंटर कमेटी विच was set up to investigate the जलियांवाला बाग tragedy was also known as the disorder inquiry committee, यानी कि इसको एक विकार जांच समिति भी कहा गया। तो देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कितने सदस्य थे, तो आंसर क्या होगा, 7 मेंबर्स थे। अब 7 मेंबर्स में जिनके नाम पे ये कमेटी बनाई गई उनका नाम था, जो कि सीनेटर लॉर्ड विलियम हंटर थे। कौन थे, लॉर्ड विलियम हंटर, इनकी चेयरमैनशिप में ये कमेटी बनाई गई। और इस समिति में 4 ब्रिटिश पर्सन और 3 भारतीय लोग थे, तो यानी कि टोटल हो गए 7। तो इसमें हम जान लेते हैं भारतीय कौन कौन थे, जो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। द इंडियन मेंबर्स वर एज फॉलोज, सर चिमनलाल सीतलवाड़, इनको चमनलाल सीतलवाड़ भी बोलते हैं, पंडित जगत नारायण, सरदार सुल्तान अहमद खान। तो इनके तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए, यानी कि चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सरदार सुल्तान अहमद, और बाकी 4 ब्रिटिश हो गए और 3 हमारे इंडियन इसमें थे। अब इसके बाद में हम लोग बात करने वाले हैं 1919 खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली है क्या, इसको समझते हैं। खिलाफत मूवमेंट है क्या कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। उस फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की हार गया, समझते जाएंगे, तुर्की हार गया। तुर्की का जो सुल्तान है उसको सारे विश्व के मुसलमान उसको अपना धर्मगुरु मानते हैं। जब तुर्की हार गया तो अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति एक कड़ा रवैया अपनाया और इसके सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए। तो उन अधिकारों की वापसी के लिए और तुर्की के प्रति नरम रवैया अपनाने के लिए सारे मुसलमानों ने एक आंदोलन शुरू किया। वो आंदोलन खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यानी कि तुर्की के सुल्तान को मुसलमानों द्वारा उसके धर्म गुरु के रूप में देखा जाता था, तो इसीलिए सारे मुसलमानों ने यह आंदोलन किया। आप यहां पर देख सकते हैं, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार तुर्की वाज डिफीटेड बाय इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन के द्वारा तुर्की पराजित हुआ। इंडियन मुस्लिम्स एडॉप्टेड एन एग्रेसिव एंटी ब्रिटिश एटीट्यूड, यानी कि भारतीय मुस्लिमों ने भी एक ब्रिटिश विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। और यहां पर जो प्रोसीड करने वाले 2 लोग थे, अली ब्रदर्स, उनके नाम याद रखेंगे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और वो आंदोलन कौन सा था, खिलाफत आंदोलन। इसका नाम आप लोगों को याद रखना है, हुआ कब, 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आंदोलन है बहुत ही महत्वपूर्ण, वो है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। कौन सा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात करते हैं, इट वाज हेल्ड ऑन 1 अगस्त 1920, 1920 में 1 अगस्त को यह आंदोलन हुआ। जब जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हो गई, उसके बाद में रॉलेट एक्ट भी, रॉलेट एक्ट पहले आता है, जलियांवाला बाग बाद में आता है। उसके बाद में गांधी जी सीधे सीधे कह देते हैं
अंग्रेज सरकार निकम्मी है, इसके साथ में हम किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करेंगे। और गांधी जी सीधे करते हैं, कहते हैं कि अब हम करेंगे अंग्रेजों का असहयोग। और असहयोग किस स्तर पर करेंगे? कोई भी हिंदुस्तानी ब्रिटिश स्कूल में नहीं पढ़ेगा, कोई भी हिंदुस्तानी विदेशी नौकरी नहीं करेगा, कोई भी हिंदुस्तानी विदेशी भोजन नहीं करेगा। यहाँ तक कि मंदिरों में जो विदेशी चीनी से प्रसाद बनकर के बट रहा है, उस मंदिर के महंतों ने विदेशी चीनी से बने हुए प्रसाद को बांटने से मना कर दिया। और गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को ये असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। अब असहयोग आंदोलन जब गांधी जी ने शुरू किया, अब देखिए यहां से क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आ सकता है? कभी भी आपसे पूछा जाएगा गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया पहला आंदोलन, तो आपका आंसर होगा चंपारण। लेकिन अगर कभी पूछा जाए गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन, तो आंसर होगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। और यह फरवरी 1922 तक चलता है। इसमें गांधी जी कहते हैं अहिंसा का रास्ता अपनाने के लिए कहते हैं। और गांधी जी इसमें कार्यक्रम रखते हैं मद्यपान निषेध, यानी कि शराबबंदी। तो होता यही है कि ये आंदोलन स्मूथली चल रहा होता है। समझते हैं आगे हम लोग। इन दैट टाइम द वायसराय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर कभी पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के समय में भारत का वायसराय कौन था, तो आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है। अब यह आंदोलन बेसिकली बहुत सारी चीजों के कारण स्टार्ट हुआ। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं, रॉलेट एक्ट के विलोपन के उद्देश्य से राष्ट्रवाद की भावना थी। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन के अगेंस्ट में, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, जो वहां पर खिलाफत आंदोलन, उसको भी सपोर्ट करने के लिए आंदोलन चलाया गया था। तो बहुत सारे कारण थे जो प्रथम दृष्टया हमको देखने में लगता है, तो सीधे सीधे हमको लगता है कि रॉलेट एक्ट के समाप्त करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। बट दिस इज नॉट ओनली वन कॉज, इसके साथ में बहुत सारे कारण और भी थे, जैसा कि हमने बताया आपको। एक तो खिलाफत वाला मैटर हो गया, राष्ट्रवाद की भावना हो गई, ये सारे के सारे मैटर कहीं ना कहीं ये सहयोग आंदोलन के लिए प्रेरित करते हैं। अब असहयोग आंदोलन के लिए हम लोग एक और पॉइंट जानते हैं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष सत्र में कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन शुरू करने पर सहमति व्यक्त की और दिसंबर 1920 में आयोजित नागपुर सत्र में इस फैसले पर समर्थन किया गया। यानी कि प्रतीकात्मक रूप से 1 अगस्त को शुरू कर दिया गया और उस दिन 1 अगस्त को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी होती है। तो ये शुरू किए जाने का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अब इसकी जब शुरू हो गया, उसके बाद में इसको प्रॉपर तरीके से पास करना कहाँ कहाँ पर होगा, तो दिसंबर 1920 में नागपुर सत्र में इस पर समर्थन का फैसला भी लिया गया। अब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक वाज पासिंग अवे, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई थी। ये आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए पहला पॉइंट के ऊपर नजर डालेंगे। दिस वाज फर्स्ट मास मूवमेंट विच वाज लॉन्च्ड बाय गांधी जी। यानी कि ये पहला ऐसा व्यापक आंदोलन है जिसे गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया था। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना एक टाइटल भी वापस कर दिया। वो टाइटल क्या था? अंग्रेजों ने उनको दिया था, वो था कैसरे हिंद। यानी कि गांधी जी ने इसी आंदोलन के दौरान अपना कैसरे हिंद की उपाधि को वापस कर दिया। मौलाना मोहम्मद अली वाज द फर्स्ट मुस्लिम लीडर। मौलाना मोहम्मद अली पहले मुस्लिम नेता थे जो कि इस आंदोलन के दौरान अरेस्ट या गिरफ्तार किए गए थे। अब यहां पर इस आंदोलन का प्रतीक बन गया, और वो प्रतीक क्या था? चरखा और खादी। यानी कि चरखा और खादी इस आंदोलन का, असहयोग आंदोलन के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अब असहयोग आंदोलन रुका कैसे, इसको हम जानते हैं। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है लगातार। हुआ क्या कि गांधी जी ने कहा है कि शराबबंदी, मद्यपान निषेध। अब जब मद्यपान निषेध कहा है तो यह घटना हो गई 5 फरवरी 1922। इसकी डेट आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? इसकी डेट आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में डेट पूछी जा चुकी है। अ मॉब ऑफ 2000 पीपल्स गैदर्ड टू, अब देखिए, एट लिकर शॉप एट चौरी चौरा। कहां पर? चौरी चौरा में 2000 लोगों की भीड़
एक शराब की दुकान के बाहर इकट्ठी हुई थी। वे सभी के सभी गांधी जी के फॉलोअर थे। ब्रिटिश पुलिस वहां पर आई, उनको हटाने की कोशिश की, बट वो नहीं हटे तो पुलिस ने गोली चला दी। और जब गोली चला दी तो गांधी जी के 3 फॉलोअर उसमें मारे गए। जब 3 लोग मारे गए तो बाकी के लोग भड़क गए और पास में एक पुलिस चौकी थी या पुलिस थाना था, वहां पर आग लगा दी और जिससे 23 पुलिस वाले वहां पर जल करके मर गए। यानी कि द रिजल्ट ऑफ द मॉब सेट ऑफ द पुलिस चौरी चौरा फायर्ड और 23 पुलिसमैन गॉट बर्न्ड अलाइव, यानी कि जिंदा जल गए वहां पर 23 पुलिस वाले। और ये घटना चौरी चौरा कांड के नाम से जानी जाती है। अब देखिए गांधी जी का ये आंदोलन जो था, गांधी जी ने कहा था हमारा आंदोलन किसी भी स्थिति में हिंसक नहीं होना चाहिए, लेकिन आंदोलन कैसा हो गया? हिंसक हो गया। जब हिंसक हो गया, ऑन 12 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 को व्हेन कांग्रेस लीडर्स मेट एट बारदोली, बारदोली में सारे कांग्रेस लीडर मिले और वहीं पर गांधी जी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और वहीं पर गांधी जी ने ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब अगर कभी आपसे पूछा जाएगा क्यों वापस लिया, तो आप कहेंगे क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और इस आंदोलन में हिंसा हो गई थी, तो इसीलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विथड्रॉ कर दिया। चौरी चौरा केस की आपको डेट याद रखनी है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी आपको डेट याद रखनी है। अब चौरी चौरा जब केस हो गया तो उसके बाद में गांधी जी वाज अरेस्टेड ऑन 10 मार्च 1922, यानी कि उसके लगभग 1 महीने बाद गांधी जी को इस चौरी चौरा कांड के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब गांधी जी ने यह आंदोलन वापस लिया तो लोगों ने गांधी जी के बारे में बहुत आलोचना की। कांग्रेस में 2 टीमें बन गई, समझ लीजिए एक तरीके से। कुछ लोगों ने कहा कि अगर गांधी जी रहेंगे इसमें कांग्रेस में तो मैं गांधी जी के साथ नहीं हूं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब आज़ादी मिल ही जाएगी, लोग एग्रेसिव हो चुके हैं। लेकिन गांधी जी ने हंस कर के कहा कि अभी लोहा गर्म नहीं है। ये बात लोग समझ नहीं पाए। इसका मतलब ये था कि बाद में उसको एक्सप्लेन किया गया, तो उसका मतलब ये था, हिस्टोरियन ने जो एक्सप्लेन किया है उनका कहना यह है कि गांधी जी का मतलब ये था कि अभी हिंदुस्तान की पब्लिक आज़ादी के सही मायने नहीं जानती है, अभी हिंदुस्तान की पब्लिक आज़ादी के लिए मैच्योर नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी लोहा गर्म नहीं है, यानी कि अभी सारे लोग संगठित नहीं हैं। हालांकि इसका जो यूथ विंग थी उन लोगों ने विरोध किया और उन लोगों ने कहा कि हम गांधी जी की विचारधारा से संतुष्ट नहीं हैं। किसी ने कहा कि हिंदुस्तान में एक जगह किए गए पाप की सजा पूरा हिंदुस्तान क्यों भुगते, समझना, ऐसे स्टेटमेंट उस समय दिए गए गांधी जी के अगेंस्ट में। उसमें कुछ यूथ लीडर अलग हो गए, जिसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास भी थे, और उन लोगों ने 1923 में एक पार्टी बना दी। वो पार्टी थी स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी थी? स्वराज पार्टी। अब यह स्वराज पार्टी जब बन गई, द स्वराज पार्टी स्टैब्लिश एज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। देखिए नाम भी रखा, क्योंकि कांग्रेस में गांधी जी हैं, तो कहा हम कांग्रेस का विरोध करेंगे। और ये 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में, इलाहाबाद, अब देखिए अब तो इलाहाबाद का नाम बदल गया है, अब तो प्रयागराज हो गया है, लेकिन आपको हिस्टोरिकल व्यू में आपको इलाहाबाद ही याद रखना है। अब यहां पर अगर कभी अध्यक्ष पूछा जाए, सचिव पूछा जाए, तो आप कहेंगे चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू जी इसके सचिव बनाए गए। ये थी पार्टी स्वराज पार्टी। अब इसके बाद में कुछ यूथ लोग, यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल से ताल्लुक रखते थे, वो भी अलग हो गए और उन लोगों ने अपने अलग दल बना दिया। वो लोग जो अलग हुए, उन लोगों ने कहा कि भाई हम तो बंदूक और पिस्तौल की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम शांति से राजनीति, यानी कि शांति से हम आज़ादी नहीं हासिल करेंगे। गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो तो अहिंसा की आइडियोलॉजी है, लेकिन इन लोगों की, देखिए रास्ते दोनों के एक हैं, लक्ष्य दोनों के एक हैं, लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग हैं। और ये सारे लोग रेवोल्यूशनरीज कहे गए और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है। और वो जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है, इन लोगों ने एक दल बनाया, वो दल है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन,
ये क्रांतिकारियों का पहला दल था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये 1924 में ये गठित किया गया। कहां पर गठित किया गया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए जो एचआरए बन गया, एचआरए याद रखेंगे बना कब? तो 1924। बना कहां? तो आपका आंसर क्या होगा? कानपुर में। इन अक्टूबर 1924 इन कानपुर। कहां पर? कानपुर। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खान, जोगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिड़ी एंड मैनी अदर पीपल्स। यानी कि और भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए थे, जिनमें मुख्य नाम हमने बताए। नाम याद रखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और चंद्रशेखर आजाद, ये कुछ मुख्य नाम हैं। इनके द्वारा 1924 में एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। और संगठन तो बन गया। संगठन के लिए क्या किया इन लोगों ने? कहा कि भाई क्यों ना सरकारी खजाना चलाना है संगठन, तो सरकारी खजाना लूट लिया जाए। और इन लोगों ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया कि जो सरकारी खजाना लूटने के लिए इन लोगों ने काकोरी षड्यंत्र केस यानी कि काकोरी डकैती को अंजाम दिया। यानी कि एचआरए की महत्वपूर्ण घटना क्या है? काकोरी डकैती कांड। अब ये काकोरी कांड है क्या, इसको समझते हैं। काकोरी रॉबरी केस या काकोरी केस के नाम से जानते हैं। 9 अगस्त 1925 को ये केस होता है। ये काकोरी है कहां पर? लखनऊ के पास में काकोरी नामक स्थान स्थित है। लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन गाड़ी को इन्होंने काकोरी नामक स्थान पर, इन्होंने मतलब एचआरए के क्रांतिकारियों ने काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। और यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। इसको समझ लेते हैं हम लोग। द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वाज ट्रेन रॉबरी। क्या है? ट्रेन रॉबरी दैट टुक प्लेस बिटवीन काकोरी and near Lucknow on 9 August 1925 during the Indian independence movement against the British Indian government। यानी कि एक ट्रेन की डकैती की घटना थी जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान काकोरी और लखनऊ के बीच में घटित हुई थी। ठीक है। और इस तरीके से एचआरए जैसे ही बना था वैसे ही एचआरए समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? उसके बाद में ब्रिटिश पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और उसने सारे क्रांतिकारी ठिकानों पर छापा मारा, जिनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह, इन सबको पकड़ करके इनको फांसी की सजा दी गई और ये लोग शहीद हो गए। समझ रहे हैं ना? तो यानी कि एचआरए जैसे बना था बहुत जल्दी ही एचआरए का पतन हो गया। लेकिन एक व्यक्ति भाग गया था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद, और भाग करके उन्होंने फिर लोगों को जोड़ा और इस बार जो संगठन बनाया वो था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये 1928 में ये एक नया क्रांतिकारी संगठन बना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की अगर हम बात करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आल्सो नोन एज द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। अब इसकी स्थापना कब हुई जल्दी से जान लेते, कहां पर हुई? 1928 एट फिरोज शाह कोटला मैदान, नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में, बाय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और अदर पीपल्स। यानी कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन 3 लोगों का नाम याद रखेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव, इन 3 का नाम याद रखेंगे। और भी बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए थे। हुई कहां पर? नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। एचआरए कहां पर हुई थी? कानपुर में। ठीक है ना। अब इन लोगों ने इसके बाद में हम लोग एक देखिए ये एचएसआरए बन गया। अब हुआ क्या यहां पर समझेंगे। देखिए साइमन कमीशन आया भारत में 1928 में आया। देखिए डेट यहां पर 27-28 लिखी हुई है। 27 में गठित हुआ, 28 में भारत में आया। ठीक है ना, इसलिए इसको 27-28 लिखा गया है। अब यहां पर हम लोग समझते हैं कि बेसिकली जो साइमन आया, साइमन कमीशन है क्या? भारतीय वैधानिक आयोग, स्टैचुरी कमीशन है। यूनाइटेड किंगडम की 7 ब्रिटिश संसद सदस्य, कितने थे इसमें? 7, याद रखोगे। ठीक है। जिसे ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण औपनिवेशिक निर्भरता में
संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए 1928 में भारत भेजा गया था। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो चीजें थी उनको सॉल्व करने के लिए यहां पर भेजा गया था। इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसका विरोध क्यों हुआ? इसमें 7 सदस्य थे, नो मेंबर, नो इंडियन मेंबर, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया। दिस कमीशन ऑल्सो नोन एज व्हाइट कमीशन, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं है तो इसको व्हाइट मैन कमीशन या इसको श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन बेसिकली यहां पर देख रहे हैं आप लोग, 2 डेट लिखी हुई है 1927 एंड 28। अब यहां पर समझ लेते हैं। देखिए 1927 में साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड, बट 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो देखिए अगर कभी पूछा जाएगा साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 कब वो साइमन कमीशन बना, गठित हुआ, तो आंसर क्या होगा 1927। ठीक है। अब यहां पर आपको पिक्चर में दिख रहा है, लिखा हुआ है साइमन गो बैक के, कुछ लोग ब्लैक फ्लैग लिखे हुए हैं, यानी कि सारे लोग कह रहे हैं साइमन वापस जाओ। आखिरकार ऐसा क्यों है, समझते हैं इसको हम लोग। तो देखिए यहां पर कि साइमन कमीशन में भारतीय वैधानिक आयोग है, एक इंडियन स्टैच्यूटरी कमीशन है ये। ठीक है। ये क्यों यहां पर आया? ये यहां पर बेसिकली एक महत्वपूर्ण औपनिवेशिक निर्भरता में संवैधानिक सुधार का अध्ययन करने के लिए 1928 में भारत आया था। तो संवैधानिक सुधार का अध्ययन करना है और उसमें कोई भी मेंबर भारतीय नहीं है, याद रखिएगा। और इस कमीशन का एकमात्र विरोध करने का यही कारण है कि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं है, इसीलिए इस कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन या श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। यह आप लोगों को याद रखना है कि किस नाम से जाना गया, तो आंसर क्या होगा व्हाइट मैन कमीशन। इसमें टोटल मेंबर कितने थे, तो आंसर क्या होगा आपका 7 मेंबर इसमें थे। तो यानी कि हम लोग साइमन कमीशन के बारे में क्या चीजें यहां पर पूछी जा सकती हैं, समझ लेंगे एक बार। एक तो पूछा जाएगा कितने मेंबर हैं, तो आपका आंसर क्या होगा 7 मेंबर्स हैं। ठीक है। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में यह कमीशन गठित हुआ, 1927 में गठित हुआ, 28 में भारत पहुंचा। अगर कभी पूछा जाए 28 में जब भारत पहुंचा तो कहां पर आया सबसे पहले, तो आंसर क्या होगा बॉम्बे। अब यहां पर एक बात याद रखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए लाला जी की डेथ क्यों हुई, कैसे हुई लाला जी की, तो लाला जी ने साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला जी के नेतृत्व में लाहौर में, याद रखिएगा। देखिए यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं, लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया, लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया। वहां पर जो एडिशनल कमिश्नर है, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उसका नाम है सैंडर्स। लाहौर में सैंडर्स ने वहां पर लाठी चार्ज का आदेश दिया। जब भीड़ ज्यादा हो गई और जब बहुत सारी चीजें एग्रेसिव हो गए ये विरोध करने वाले लोग, तो सैंडर्स ने लाठी चार्ज का आदेश दिया, जिसमें लाला जी घायल हो गए और बाद में लाला जी की मृत्यु हो जाती है। तो यानी कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। अब ये जो HSRA के लोग हैं, HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इन लोगों ने लाला जी का हत्यारा किसको माना, सैंडर्स को, और सैंडर्स को HSRA के मेंबर्स ने गोली मार दी, कहां पर, लाहौर में, और इस तरीके से JP सैंडर्स की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और वहीं पर HSRA भी समाप्त हो जाता है, यानी कि पूरा क्रांतिकारी आंदोलन वहीं पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद में एक और घटना HSRA वाले करते हैं। वो जो घटना होती है वो होती है दिल्ली असेंबली बॉम्ब केस। दिल्ली के असेंबली में बॉम्ब फेंका जाता है 29 में, और वहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अरेस्ट होते हैं। और उसी के बाद में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सैंडर्स की हत्या के आरोप में, देखिए अरेस्ट उसमें हुए क्योंकि वो आवाज वाले बम थे, उसमें कोई चार्ज उनके ऊपर नहीं लगाया गया, लेकिन उनके ऊपर जो केस चलता है वो सैंडर्स की हत्या का केस चलता है। और सैंडर्स की हत्या का जब केस चलता है तो उसी के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा हो जाती है। HSRA पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। ठीक है। यह बात हो गई 29 तक की पूरी, क्योंकि ये असेंबली बॉम्ब केस कब होता है 29 में। अब हम बात कर रहे हैं सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से 1930 में जो है।
दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद द साल्ट सत्याग्रह। यह आंदोलन किससे शुरू होता है? साल्ट सत्याग्रह यानी कि नमक सत्याग्रह से शुरू होता है। अगर कभी पूछा जाएगा हु वाज द वायसराय एट द टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, या पूछा जाए कि साल्ट सत्याग्रह के समय में कौन वायसराय था, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब हम समझते हैं साल्ट सत्याग्रह के बारे में। बेसिकली एक मार्च हुआ है, पूरी पैदल यात्रा हुई है गांधी जी के द्वारा, उसको बोलते हैं दांडी मार्च। ये कब हुआ है? ये 12 मार्च 1930 को हुआ है। साल्ट सत्याग्रह बिगेन विद दांडी मार्च। दांडी मार्च के साथ में ये नमक सत्याग्रह स्टार्ट हो जाता है एंड वाज द पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण भी माना जाता है। अब ये कहां से कहां तक यात्रा हुई, तो याद रखिएगा गांधी जी ने दांडी मार्च का नेतृत्व साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक। अब दांडी अगर कभी पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? नवसारी या नौसारी जिले में दांडी है। अंग्रेज सरकार नमक के ऊपर कर लेती है, उस नमक के ऊपर लिए जाने वाले कर का विरोध किया, और जब नमक के ऊपर लिए जाने वाले कर का विरोध किया तो गांधी जी दांडी में पहुंचते हैं, समंदर के किनारे अपने हाथों से नमक बनाते हैं, अंग्रेजों के द्वारा लिए गए नमक के ऊपर कर का विरोध करते हैं। तो यह सत्याग्रह गांधी जी का साल्ट सत्याग्रह या दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं जल्दी से यात्रा कितने समय तक चली, कितनी लंबी थी। इन दिस जर्नी 24 डेज, कितने दिन चली? 24 दिन तक, एंड कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 390 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की यात्रा थी? 390 किलोमीटर की यात्रा थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ज्वाइन हिम, उनको करीब हजारों लोगों ने गांधी जी को ज्वाइन किया, इस यात्रा में शामिल थे। और 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल, यानी कि 6 अप्रैल को ये समंदर के किनारे पहुंच करके नमक बनाया और ये नमक कानून तोड़ा गया। तो ये हमारी जो बात हो गई इस पार्ट की, वो हमने 1930 तक कर ली, यानी कि यहां पर हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च को देखा, और स्टार्टिंग से लेकर के हमने जो 1905 जो फर्स्ट पार्ट में, और वहां जो हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में 1916 तक, यहां जो हमने बात की वो चंपारण से 1917 से लेकर के सिविल डिसोबीडियंट एंड दांडी मार्च यानी कि 1930 तक की। इसके आगे की इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट के नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तो अब आपको करना क्या है, प्रीवियस पेपर उठाइए और प्रीवियस पेपर में क्वेश्चंस देखिए कैसे कैसे आ रहे हैं, और हमारा सेशन देख करके सारे क्वेश्चन फटाफट लगा डालिए, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में गलत ना हो पाए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर से हमारी और आपकी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट 3 के साथ में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।